बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर आज इनवाइट किया। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर राजा साहब, अली रज़ा खुर्रम साहब और सरदार जुनैद। आज हमारी जो डिबेट है उसका ये टॉपिक है कि क्रिएशनिज्म वर्सेस एवोल्यूशन। क्योंकि इस दुनिया में इंसान की तख्लीक के दो बड़े स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जिसमें एक क्रिएशन है और एक एवोल्यूशन है। ज़्यादातर जो मजहबी लोग हैं वो ये समझते हैं कि इंसान जो है वो किसी आसमानी खुदा की एक स्पेशल मखलूक है और उसको एक बहुत ही अलहदा तरीके से बकिया जो मखलूक़ात आलम है उनसे पैदा किया गया है। और जो एवोल्यूशनिस्ट्स हैं वो ये समझते हैं कि एक यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर था तमाम लिविंग बींग्स का, तकरीबन 3 अरब 80 करोड़ साल पहले, और उस यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर के थ्रू जो इस वक्त ज़मीन के ऊपर तमाम जो जानदार हैं, जिनके अंदर हमारे पास प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, वो इवॉल्व हुए हैं और इंसान जो है वो एनिमल किंगडम का हिस्सा है। अब बात यह है कि जो क्रिएशनिस्ट्स हैं, जो कि ये समझते हैं कि इंसान खुदा की कोई स्पेशल तख्लीक है, उसकी उनके अंदर भी इस बात में इख्तलाफ पाया जाता है कि इर्तका जो है वो सही है या दुरुस्त। मुझे पता है कि कैसर अहमद राजा साहब अपनी प्रीवियस डिबेट्स में मैंने ज़्यादा डिटेल से तो नहीं फॉलो किया, लेकिन ख़ास तौर पर उन मगरबी साइंसदानों के हवाले देते हैं कुछ साइंटिफिक मैगजीन्स के अंदर से कि जो कि एवोल्यूशन के ऊपर एतराज़ उठाते हैं। लेकिन राजा साहब ये नहीं बताते कि जो लोग एवोल्यूशन के ऊपर वो एतराज़ उठाते हैं और वो एतराज़ मुनासिब भी हैं, मुझे उन एतराज़ात से कोई इतना ख़ास इख्तलाफ नहीं है। लेकिन राजा साहब की तमाम तर डिबेट्स सुनने के बावजूद भी मैं ये नहीं समझ सका कि उन मगरबी साइंसदानों के नज़दीक अव्वल तो वो अपने अपने अपनी अपनी फील्ड के वर्का बिन नौफल हैं, जो कि बता तो देते हैं, किसी बात को इंडोर्स तो कर देते हैं, लेकिन खुद उसके साथ नहीं चलते हैं। तो उनके नज़दीक जो होमोसेपियन की जो स्पीशीज़ है वो प्लैनेट अर्थ पर किस तरह से नमूदार हुई है। लेकिन एट द सेम टाइम जो पाकिस्तान का या आलम इस्लाम का जो मजहबी तबका है वो एवोल्यूशन के ऊपर, इर्तका के ऊपर एक राय नहीं रखता, एक मुनकसिम राय रखता है। अच्छा, अगर इंसान जो है अल्लाह ताला की एक स्पेशल तख्लीक है और अल्लाह ताला ने अपनी इल्हामी किताब के ज़रिए इंसान को मुखातिब करके अपना हतमी पैगाम भी इंसानों तक पहुंचा दिया है, तो फिर उस इल्हामी दानिश के नतीजे में जो उलमा पैदा होते हैं उनकी राय भी एक होनी चाहिए। अब आप ये कह सकते हैं कि जो इंसानी अक्ल है वो चूँकि नाक़िस है और हर इंसान की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, तो इसका मतलब ये है कि एक इल्हामी दानिश की एक हतमी इंटरप्रिटेशन मौजूद नहीं है, और ख़ुद जो मजहबी लोग हैं वो भी इर्तका के सही या गलत होने के ऊपर मुनक़सिम हैं। सबको पता है कि किस तरह से शेर अली साहब को बन्नू के अंदर बाकायदा मौलवियों की जानिब से मजबूर किया गया कि आप कहें कि नज़रिया इर्तका गलत है। सबको पता है कि रोमन कैथोलिक चर्च की जानिब से गलीलियो को मजबूर किया गया कि आप कहें कि जो ज़मीन है उसके गिर्द सूरज घूमता है। और सबको पता है कि जो एक बड़ी मशहूर फिल्म थी हॉलीवुड की, इनहेरिट द विंड, उसमें एक अमेरिकी रियासत टेनेसी के अंदर बाकायदा 1925 की दहाई में एक बायोलॉजी टीचर को गिरफ्तार कर लिया जाता है कि आपने नज़रिया इर्तका क्यों पढ़ाया है। अच्छा, नज़रिया इर्तका के ऊपर मजहबी तबके की जानिब से बाकायदा एक किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है, जहाँ भी मजहबी लोगों को इक़्तिदार मिलता है। खैर, इस वक्त ये मेरी डिबेट का फुटे नहीं है। अब मैं राजा साहब और सरदार जुनैद, अली रज़ा खुर्रम और इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर जो 8 बिलियन होमो सेपियंस हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, वो इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर कैसे आए, इसके ऊपर दो बड़ी आरा हैं। एक है क्रिएशनिज्म और एक है एवोल्यूशन। जो मजहबी लोग हैं वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक स्पेशल मखलूक के तौर पर क्रिएट किया, और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि बाकायदा जो लाइफ है इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर इवॉल्व हुई। तो
میں اس ڈیبیٹ کے اندر یہ کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے، کیونکہ جو پہلا نظریہ پیش کیا گیا ہے انسانوں کی تخلیق کا وہ کریشنزم ہے، ٹھیک ہے، ایوولوشن از مچ نیور کانسیپٹ دین کریشن. تو میں پہلے یہ کوشش کروں گا کہ کریشنزم کے اوپر اپنے سوالات اٹھاؤں کہ کریشنزم کس طرح سے غلط ہے، اور پھر اس کے بعد ایوولوشن کے حق میں دلائل دوں کہ ایوولوشن جو ہے وہ کس طرح سے درست ہے. تو سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں کریشنزم کی جانب ہم آتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب میں غامدی صاحب کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن پہ پروگرام کیا کرتا تھا تو ایک وہ ریکارڈڈ پروگرام ہوتے تھے، ظاہر ان کو کٹ ٹو سائز بھی کرنا ہوتا تھا اور کٹ ٹو ایجنڈا بھی کرنا ہوتا تھا. تو ایک دفعہ میں نے جنید اور علی، میں نے غامدی صاحب سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسے تخلیق کیا؟ تو غامدی صاحب نے ایک ٹپکل ملا کی طرح جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا کن فیکون. تو میں نے پوچھا غامدی صاحب عربی میں کہا تھا؟ تو نا آڈینس جو بیٹھی تھی وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی اور غامدی صاحب بھی باقاعدہ جھینپ گئے. میں نے کہا غامدی صاحب خدا کا خوف کریں کہ 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے ایک عدم میں بیٹھا ہوا خدا اس کائنات کو وجود میں لیتا ہے، اور وہ اپنی زبان سے، اگر اس کی کوئی زبان ہے، وہ شبد ادا کرتا ہے اگر اس نے کوئی شبد ادا کیے، اور وہ ایک 1900 سال پرانی عربی زبان کے اندر وہ الفاظ کہہ رہا ہے. بہرحال کریشنزم میں ایک جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ کچھ مسلمان جو علماء ہیں وہ باقاعدہ ایوولوشن کے حق میں دلائل دیتے ہیں، اور میرے پاس ان لوگوں کے باقاعدہ یہاں پر نام ہیں جن میں کنار تسلیمان ہیں، جن میں محمد گیلان ہیں، جن میں ایک ترک عالم ہیں یاسر نوری ازترک ہیں، عدنان ابراہیم ہیں، اور پاکستان سے غلام احمد پرویز صاحب جو ہیں وہ بھی نظریہ ارتقا کو، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسلمان جو ہیں پریکٹسنگ مسلم ہیں. سردار جنید جو ہیں میں جانتا ہوں کہ ایک پریکٹسنگ مسلم ہیں. ہی از اے فیتھفل پرسن بٹ اسٹل ایٹ دا سیم ٹائم ہی تھنکس دیٹ ایوولوشن از ناٹ رانگ. تو ایک ڈیوائن مذہب کے ماننے والے خود ایوولوشن کے صحیح اور غلط ہونے پر منقسم ہیں. اچھا مجھے پتا ہے کہ کیسر احمد راجہ صاحب ممکنہ طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود سائنٹسٹ کے اندر بھی ایوولوشن کے حوالے سے متضاد آراء پائی جاتی ہیں. تو راجہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ سائنٹسٹ کے پاس کوئی ڈیوائن گائیڈنس نہیں ہے، سائنٹسٹ کے پاس کوئی الہامی دانش نہیں ہے، اور اسی لیے ان کے ہاں متضاد آراء بھی پائی جاتی ہیں. لیکن جو رائے جو ہے وہ ٹیسٹ آف ٹائم کے اوپر رہتی ہے، جو اپنے ایویڈنس کے ساتھ اپنے آپ کو اسرٹن کرتی ہے وہی رہتی ہے. اب اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، میں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس کا نمبر ہے 2789. صحیح مسلم کی میں پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ جو کریشنزم ہے وہ کتنا مضحکہ خیز ہے، جو کہ مذہبی کانسیپٹ ہے تخلیق کا، وہ کتنا مضحکہ خیز ہے. کیونکہ میری آڈینس صرف اس وقت پاکستان کے مسلمان نہیں ہیں، میری آڈینس اس وقت پلانٹ ارتھ کے اندر بسنے والے جتنے لوگ ہیں وہ سب ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو پتہ چلے کہ مذہب کا جو تخلیق کا دعویٰ ہے وہ اپنے اندر کتنا مضحکہ خیز ہے. تو جناب صحیح مسلم کی جو حدیث نمبر 2789 ہے اس کو میں باقاعدہ حرف بحرف آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی طرف سے ایک بھی لفظ ایڈ نہ کروں. اور وہ یہ ہے کہ سریح بن یونس اور ہارون بن عبداللہ نے مجھے حدیث بیان کی. دونوں نے کہا ہمیں حجاج بن محمد نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا ابن جریح نے کہا مجھے اسماعیل بن امیہ نے ایوب بن خالد سے حدیث بیان کی. انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام عبداللہ بن رافع اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ عز و جل نے مٹی یعنی زمین کو، بریکٹ میں لکھا ہے زمین کو، اس پلانٹ ارتھ کو ہفتے کے دن پیدا کیا، اور اس میں پہاڑوں کو، ماؤنٹینز کو اتوار کے دن پیدا کیا، اور یہ سائملٹینیس کریشن کی بات کی جا رہی ہے، اور درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، اور اس کے بعد ناپسندیدہ چیزوں کو، یعنی جو چیزیں خدا کو پسند نہیں ہیں ان کو منگل کے دن پیدا کیا، اور نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، اور اس کے بعد چوپایوں کو، ریپٹائلز کو جمعرات کے دن پھیلا دیا،
اور سب مخلوقات کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد سے لے کر رات کے درمیان جمعے کی آخری ساعتوں تک پیدا کیا۔ یہ ہے مذہب کا نظریہ تخلیق، اور مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ مذہب کا جو نظریہ تخلیق اتنا جو مضحکہ خیز ہے، اس کو کس طرح سے جو مسلم اپولوجسٹس ہیں وہ بھی ریکنسائل کرتے ہیں ماڈرن فائنڈنگ کے ساتھ۔ میرے آڈینس کو یہ بات شاید جان کر حیرت ہوگی کہ ہفتے کو 7 دنوں کے اندر قدیم مصریوں نے 2950 قبل از مسیح میں، یعنی تقریباً 5000 سال پہلے، قدیم مصریوں نے ہفتے کو 7 دنوں میں تقسیم کیا: سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے اینڈ فرائیڈے۔ اور اس کے بعد سے یہ مسلمانوں کے درمیان یہ کانسیپٹ آیا کہ جناب جمعے کا دن جو ہے متبرک ہے، یہودیوں میں یہ کانسیپٹ آیا کہ ہفتے کا دن متبرک ہے، اور کرسچنز نے کہا کہ جناب اتوار کا دن متبرک ہے، اور خدا کو یاد آیا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن بنایا تھا۔ یہ صرف 5000 سال پہلے پرانی بات ہے، اور جو جیوگرافی ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس پلانٹ ارتھ کی جو ایج ہے، وہ جس کے اوپر میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں، وہ 4.54 بلین ایئرز ہے، یعنی ہم اس وقت 4 ارب 54 کروڑ سال پرانے پلانٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، جس میں سے صرف 5000 سال پہلے قدیم مصریوں نے ہفتے کو 7 دنوں میں تقسیم کیا۔ اور میں نے آپ کے سامنے جو صحیح مسلم کی حدیث رکھی ہے، جو کہ ایک میسنجر آف گاڈ کی جانب سے کہا جا رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب نظریہ تخلیق کی جو سب سے کیا کہتے ہیں اہم پروپوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ ایک مٹی کے پتلے کے اندر باقاعدہ روح پھونکی گئی اور وہ آدم کہلائے، اور اس کے بعد پتہ نہیں مٹی ختم ہو گئی تھی کہ کیا ہو گیا تھا، اس کے بعد ان کی پسلی کو استعمال کیا گیا اور وہاں سے 9 ماہ کی یا 18 سال کی جو حوا ہے اسے پیدا کیا گیا۔ ویسے تو اگر 9 ماہ کی حوا کو پیدا کیا گیا تو پال پوس کے بڑا ہوا کیا، اور پھر بعد میں ان کے ساتھ انہوں نے جنسی تعلق بھی قائم کیا، اور اگر 18 سال کی کا پیدا کیا گیا تو کچھ پسلی سے نکلتی ہوئی سمجھ نہیں آتی کہ اگر دونوں کو بیک وقت ہی نکال دیتے تو کیا فرق پڑتا تھا۔ لیکن بہرحال جو مائتھولوجی بنانے والے ہیں انہوں نے عورت کو مرد سے انفیریئر ثابت کرنا تھا، اس لیے انہوں نے مرد کی پسلی سے عورت کو کہا، اور علماء یہ کہتے ہیں کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے وہ یہ نظریہ تخلیق ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اب میں نے اوپر ان لوگوں کے حوالے آپ کو دیے، ان مسلمان علماء کے جو نظریہ ارتقاء کو منوعاً درست سمجھتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو دیوبندی مسلمان ہیں، جو بریلوی مسلمان ہیں، جو احمدی مسلمان ہیں، وہ سارے تخلیق آدم کو درست سمجھتے ہیں ان اٹس ایبسولوٹ ٹوٹالٹی، کہ باقاعدہ آدم کو تخلیق کیا گیا اور آدم سے باقاعدہ نسل انسانی جو ہے قابیل اور حابیل کی بہنوں کے ساتھ انسسٹ کے ذریعے شادیاں ہوتی تھیں، اور اس کے بعد نسل انسانی آگے بڑھی۔ ویسے ہمیں اس ایکویشن کے اندر کسی بھی لڑکی کا نام نظر نہیں آتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ جیو ٹیلی ویژن پر پروگرام کرتے ہوئے غامدی صاحب سے پوچھا کہ حضرت آدم زبان کون سی بولتے تھے، تو غامدی صاحب نے کہنے لگا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ حضرت آدم کون سی زبان بولتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ جب کوئی کہانی بنائی جاتی ہے نا تو اس میں بہت سارے لوپ ہولز رہ جاتے ہیں، اور اس میں سے ایک لوپ ہول یہ بھی ہے کہ آپ کو زبان کا نام نہیں پتا کہ وہ کون سی زبان بولتے تھے۔ تو آپ کو یہ پتا ہے کہ قابیل نے حابیل کو مارا، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ قابیل پچھتانے لگا، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کبے نے آ کر قابیل کو بتایا کہ اس کو دفنانا کیسے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ زبان کون سی بولتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ حضرت آدم اگر کوئی تھے تو وہ کب تھے اور کہاں تھے۔ ایک 13th سینچری کے مسلم جو صوفی ہیں ابن عربی، انہوں نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ کے اندر لکھا ہے، وہ رقم طراز ہیں، کہ میں اپنا خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو میں نے اپنے علم سے پہچان لیا کہ ایک شخص جو ہے وہ جن ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے آدم کو دیکھا ہے؟ تو اس پر اس نے جواب دیا، کون آدم؟ آدم تو کئی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود مسلمانوں کے اندر جو ہے نظریہ ارتقاء کو لے کر اور نظریہ تخلیق کو لے کر الہامی حتمی دانش کی موجودگی میں کوئی حتمی رائے نہیں پائی جاتی، اور جو پلانٹ ارتھ جس طرح سے ایوالو ہوا، اس پر جس طرح سے باقاعدہ
ब्लू ग्रीन एल्जी की ऑक्सीडेशन के नतीजे में एटमॉस्फेयर बना, उसके बाद बाकायदा से हमारे पास एक एक्सप्लोजन हुआ, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ, बाकायदा से एक चेन चलती है इवेंट्स की, उसके नतीजे में जो जानवर हैं और जो बाकायदा मखलूक़ात हैं, जो प्लांट्स हैं, वो प्लानट अर्थ के ऊपर एवॉल्व हुए। तो जो एब्सोल्यूट क्रिएशन ऑफ गॉड है वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा सवालात रखती है। मैं राजा साहब के आगे एक हम्बल क्वेश्चन ये भी रखना चाहता हूं कि उन्होंने मैं इसलिए क्या कहते हैं जंप अप कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि पुरानी बातों को दोहराने का फायदा कोई नहीं है, और मैं चाहता हूं कि राजा साहब अपने जो पहले मौक़िफ़ बयान कर चुके हैं, लोग भी सुन चुके हैं, मैं भी सुन चुका हूं, तो मैं चाहता हूं कि डिस्कशन को उससे आगे बढ़ाया जाए। तो राजा साहब ने बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन किया फॉसिल्स के हवाले से, गालिब कमाल साहब से जब गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस की जो होमो सेपियंस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉसिल प्रूफ है वो मांगा। बिल्कुल ठीक बात है, वो मांगना चाहिए था। और हम ये भी बता देते हैं कि वो बाकायदा जो फॉसिल्स हैं वो किसी सिस्टम के तहत और किसी मैकेनिज्म के तहत नहीं बनते हैं, बाकायदा वो एसिड रेन की सॉइल के अंदर डिसॉल्व भी हो जाते हैं, और उनकी जो फॉसिलाइजेशन है वो एक रैंडम प्रोसेस के नतीजे में होती है। हमारे पास हर एक स्टेज के फॉसिल्स एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। तो कम से कम राजा साहब जब ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास इन जो क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलोपैथिकस, होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस की होमो सेपियंस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉसिल एविडेंस नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि राजा साहब ऑस्ट्रेलोपैथिकस, होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस की मौजूदगी को प्लैनेट अर्थ पर तस्लीम कर रहे हैं। करेक्ट? इसका मतलब यह है कि अब उनका मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये स्पीशीज जो हैं ये तो एग्जिस्ट करते थे। अब मैं राजा साहब जब भी एड्रेस करेंगे मेरी बात को, तो मैं चाहूंगा कि वो इस बात का प्लीज डिस्टिंक्टली जवाब दीजिएगा कि अगर ऑस्ट्रेलोपैथिकस 4 मिलियन ईयर्स पहले, होमो हैबिलिस 2.8 मिलियन ईयर्स पहले और होमो इरेक्टस 1.8 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट करते थे, तो क्या ये एवोल्यूशन के नतीजे में एग्जिस्ट करते थे, उस स्टेज तक पहुंचे थे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, या ये भी खुदा की नामुकम्मल स्पेशल तख्लीक थे? क्योंकि क्रिएशनिज्म जो है वो एब्सोल्युटली बताता है कि होमो सेपियंस को खुदा ने होमो सेपियंस को इंसान ने एक डिस्टिंक्ट मखलूक के ऊपर तख्लीक किया। अब अजीब बात है कि जो आपने खुदा ने इंसान को, होमो सेपियन को एक डिस्टिंक्ट मखलूक के तौर पर तख्लीक किया, तो उससे जो क्या कहते हैं चिंपैंजीज का जो न्यूक्लियोसाइड पॉलीमॉर्फिज्म है, न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है, जो उनकी डीएनए कॉम्पोजिशन है वो 99% सिमिलर है। इस पर मुख्तलिफ आ रहा है 95% से लेकर 99.2% तक। तो जो एवोल्यूशन के नतीजे में स्पीशीज इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर इवॉल्व हो रही हैं, और जो खुदा की स्पेशल तख्लीक के नतीजे में मखलूक हम जो एग्जिस्ट करते हैं, उनके अंदर इतनी जो डीएनए रिजेंबलेंस पाई जाती है, उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक जैसा है, उनका एंडोक्राइन सिस्टम एक जैसा है, उनका क्रेनियल साइज एक दूसरे को कॉरेस्पॉन्ड करता है, उनके और खास तौर पर खुदा की जो लकद खलकनल इंसाना की आहसानी तकवीम की जो दलील है, वो इंसानों के अंदर जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, जिनमें हमारे पास अपेंडिक्स है, जिनमें हमारे पास टेल बोन है, टॉन्सिल्स है, बॉडी हेयर है, विजडम टीथ हैं, मेल निपल्स हैं, उसके अलावा निकिटेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ आई है, एयर लोब्स है, एंड सो ऑन। जो हमारे अंदर जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स की प्रेजेंस है वो इस बात को साबित करती है कि इर्तका जो है वो गलत नहीं है। उसके बाद मैं राजा साहब से ये भी गुजारिश करूंगा कि मुझे कोई नजरिया इर्तका से कोई लगाव नहीं है, कोई इससे दिली हमदर्दी नहीं है। जिस तरह से साइंस पहले ईथर को रिजेक्ट कर चुकी है, मैं भी नजरिया इर्तका को एक सेकंड में रिजेक्ट करने को तैयार हूं। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ ये चीज जानने में बहुत दिलचस्पी है कि जो एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स हैं, जिसके अंदर बाकायदा एक मॉलिक्यूलर क्लॉकिंग के जरिए आप बाकायदा प्रिसाइजली बता सकते हैं कि कितने मिलियन ईयर्स पहले इस स्पीशीज के साथ इसकी डाइवर्जेंस हुई थी, और आपको उसको कैलिब्रेट भी करना पड़ता है उस मॉलिक्यूलर क्लॉक को। और ठीक है, मैं एक बात फॉसिल्स के हवाले से भी कहना चाहूंगा, जो कि
राजा साहब बिल्कुल सही डिमांड करते हैं कि हमारे पास तमाम फॉसिल्स का रिकॉर्ड नहीं है। तो एक कॉमन लोगों के लिए बाकायदा ये इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ ये है, और मैं चाहूंगा कि इस जवाब से राजा साहब जो हैं डिबेट को आगे बढ़ाएं ताकि हमें भी कुछ सीखने का मौका मिले। कि एक बच्चे की 8वीं सालगिरह की तस्वीर है और एक बच्चे की 12वीं सालगिरह की तस्वीर है, लेकिन उस बच्चे की 9वीं 10वीं और 11वीं सालगिरह की तस्वीर नहीं है, तो क्या वो बच्चा 12 साल का नहीं हुआ? इसका मतलब यह है कि आप एक पैटर्न जो है वो बाकायदा तौर पर इवॉल्व करते हैं, और साहिल के ऊपर अगर रेत के निशान हैं और कुछ अरसे के लिए वो रेत के निशान गायब होते हैं और उसके बाद आगे जाकर वो रेत के निशान फिर नमूदार होते हैं, तो हम उससे एक लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि ये रेत के निशान एक ही कॉन्टिन्यूटी का नतीजा है। तो मैं चाहूंगा कि राजा साहब जो हैं इस बात को भी एड्रेस करें कि किस तरह से फॉसिल्स की जो अदम मौजूदगी है, जो रेलेवेंट फॉसिल्स की अदम मौजूदगी है, वो नजरिया इर्तका के केस को कमजोर करती है। और नजरिया इर्तका तो एक इंसानी दानिश का अलंबरदार है ना। आपके पास तो माशाल्लाह से अल्हामी दानिश है, आपके नज़दीक तो अल्लाह ताला ने बाकायदा एक मट्टी के पुतले के अंदर बाकायदा रूह फूंकी और उसके नतीजे में आदम को पैदा किया। तो आपको तो एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि जो इंसान है उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं। अगर हम आगे चलें तो मैं राजा साहब से ये भी जानना चाहूँगा, ख़ास तौर पर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि चलें ठीक है जनाब, इंसानों को तो आपने एक स्पेशल कैटेगरी के अंदर शामिल कर लिया, और इंसान जो हैं वो अल्लाह ताला की एक स्पेशल मखलूक के तौर पर इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर भेज दिए गए, और हमारी जो ईगो है वो इस बात को तस्लीम करने से कासिर है कि हम भी उसी इर्तका का नतीजा हैं जिस इर्तका का नतीजा दीगर प्लांट्स हैं। तो राजा साहब ये भी ज़रूर बताइएगा जब आप हमें एड्रेस कर रहे होंगे कि एक जो चिंपैंजी है वो इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर किस तरह से आया, एक हाथी किस तरह से आया, एक घोड़ा किस तरह से आया, एक कछवा किस तरह से आया, एक कबूतर किस तरह से आया, यानी जो एनिमल किंगडम की जो डाइवर्सिफिकेशन है, क्या वो भी एक स्पेशल तख्लीक का नतीजा है? मुझे इस सवाल का जवाब जानने के अंदर बहुत दिलचस्पी है। और ये बात तो राजा साहब को पता ही होगी कि इस्लाम जो है एक 1400 साल पुराना मजहब है, और उस इस्लाम के बाद एक सो कॉल्ड क्रिएटर ने बाकायदा किसी भी किस्म का राब्ता करना बंद कर दिया हुआ है। तो हजरत आदम की जो एज है, क्योंकि जो क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स हैं उन्होंने बताया है कि वो तकरीबन 4004 बीसी के अंदर 6000 साल पुरानी है। और क्या कहते हैं, आदम को आपने काश्तकारी भी सिखाई थी, तो काश्तकारी की उम्र ज़मीन पर 10,000 साल पुरानी है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आदम की इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर एज क्या है? नजरिया इर्तका के ऊपर आपके जितने एतराज़ात हैं वो सेकेंडरी हैं। पहला केस आप लोगों का है कि आपने क्रिएशनिज्म को डिफेंड करना है, क्योंकि क्रिएशनिज्म का दावा एवोल्यूशन के दावे से पुराना है। देखें, एक प्रॉब्लम ये था कि इंसान इस प्लैनेट अर्थ पर कैसे है। मजहबी लोग पहले उन्होंने ये दावा किया कि ये खुदा की एक स्पेशल क्रिएशन है। चार्ल्स डार्विन और मुझ जैसे बहके हुए लोग तो बहुत बाद में आए और उन्होंने आकर डरते डरते कहा कि नहीं जनाब, ये तो हम इर्तका के नतीजे में इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर इवॉल्व हुए हैं। तो पहला जो काम मजहबी लोगों का फर्ज बनता है कि वो अपनी क्रिएशनिज्म को डिफेंड करें और उसके बाद वो एवोल्यूशन के ऊपर अटैक करें। एवोल्यूशन के अंदर अगर कोई खामी है, अगर कोई खूबी है, तो वो कलेक्टिव अल्हामी दानिश नहीं बल्कि कलेक्टिव इंसानी दानिश का नतीजा है। चिली की यूनिवर्सिटीज के अंदर, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज के अंदर, पाकिस्तान के स्कूलों के अंदर, इंडिया की यूनिवर्सिटीज के अंदर एवोल्यूशन को एज अ फैक्ट पढ़ाया जाता है। एवोल्यूशन के ऊपर किसी किस्म की एकेडमिक सर्कल के अंदर दो राय एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और राजा साहब जो कि मैगजीन्स के अंदर से बाकायदा आर्टिकल्स के एक्सर्प्ट्स को बगैर किसी कंक्लूजन के हवाले दिया करते हैं, वो एक ऑनगोइंग डिस्कशन होती है। और ये तो हमें भी पता है कि कहा जाता है कि नमाज के करीब मत जाओ, और उसके बाद जब तुम वजू की हालत में ना हो तो वो सिर्फ और सिर्फ पहली आयत जो है वो उन मैगजीन्स में से पकड़कर कोट कर देते हैं। तो मुझे राजा साहब से ये जानने में बहुत दिलचस्पी है कि इससे पहले मैं अपने ओपनिंग रिमार्क्स के कंक्लूजन की जानिब जाऊं, और मैं चाहूंगा कि मैं अपना ज्यादा वक्त राजा साहब को दूं ताकि राजा साहब मुझे बता सकें
کہ آپ جن مغربی سائنسدانوں کے حوالے دیتے ہیں کہ جن کے نزدیک ارتقا کے اندر یہ غلطیاں ہیں، یہ فوسل ریکارڈ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، تو اچھا ویس بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، انہی مغربی سائنسدانوں کے نزدیک پھر ہومو سیپینس اس پلانٹ ارتھ پر ویس بھائی آپ کے پاس وقت کم رہ گیا ہے، آپ اپنی کنکلوژن دیجیے. جی اگر آپ مزید اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں 2-3 منٹ آپ لے سکتے ہیں، ویسے آپ کے 25 منٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ لینا چاہتے ہیں آپ کنکلوڈنگ ریمارکس دیجیے. میں نے اپنے اوپننگ مارکس دے دیے ہیں جی. آپ اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس میں ہم یہ چاہیں گے کہ آپ 4-5 لائنوں میں بتائیے کہ یہ. میں اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس میں راجہ صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ نظریہ ارتقاء سے میری کسی قسم کی جذباتی وابستگی نہیں ہے. میں نظریہ ارتقاء کو ابھی بھی ڈسٹ بن کے اندر پھینکنے کو تیار ہوں، لیکن میرے پاس نظریہ ارتقاء سے بہتر کسی قسم کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ ہم اس پلانٹ ارتھ کے اوپر کس طرح سے نمودار ہوئے. اگر راجہ صاحب مجھے سمجھا سکیں کہ کس طرح سے ہومو سیپینس جو ہیں وہ دیگر سپیشیز کے ساتھ ریزمبل کرنے کے باوجود، ڈی این اے سملیرٹی کے باوجود، جینیٹک سملیرٹی کے باوجود ایک ڈسٹنکٹ سپیشیز کے اوپر اس پلانٹ ارتھ پر صرف کیا یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ ان کے مٹی کے پتلے کے اندر باقاعدہ ایک روح پھونکی گئی اور ہم آ گئے؟ تو یہ تو ایک چائلڈش اور مائتھولوجیکل ایکسپلینیشن ہے. آئی کنکلوڈ مائی ریمارکس. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے اویس بھائی، انہوں نے اپنے انداز سے اپنی بات کو رکھا. اب ہم کیسر احمد راجہ صاحب کو دعوت دیں گے کہ کیسر احمد راجہ صاحب جو ہیں وہ اپنے آرگومنٹس جو ہیں، مین آرگومنٹس جو ہیں وہ رکھیں، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ آج کی گفتگو کے اندر ہمارا یہ ڈیسائیڈ ہے کہ کیسر احمد راجہ صاحب کسی سوال کا جواب دیں گے. آج ٹائم اس لیے تھا کہ اپنا کیس بلڈ کر سکیں، اور وہ اویس بھائی نے کیا. آج راجہ صاحب جیسے مناسب سمجھیں، راجہ صاحب کے پاس بھی 25 منٹ ہیں. اگر 2-4 منٹ ایکسٹرا بھی راجہ صاحب لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں. ہم کیسر احمد راجہ صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے آرگومنٹس رکھیں. جی ویلکم جی کیسر احمد راجہ صاحب. سوری، بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو ویری مچ. مجھے ایک سیکنڈ مجھے اپنی پریزنٹیشن کر لینے دیجیے سامنے. جسٹ گیو می 1 سیکنڈ. مجھے بتائیے گا آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ نہیں راجہ صاحب شیئر نہیں ہو رہی اسکرین. شیئر نہیں ہو رہی. جسٹ گیو می 1 سیکنڈ. جی اب بتائیے. اب آپ کی اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. میں ایک سلائڈ چینج کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے گا چینج ہوئی آپ کے اینڈ پہ بھی، کیونکہ میں اپنی اسکرین اپنی دیکھ پا رہا. میں جی اسٹرکچر راجہ صاحب اس کا پہلے والی کا جی کریشن صحیح ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ سردار صاحب آپ کا. علی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. اویس صاحب فائنلی ڈبیٹ ہماری ہو ہی گئی ہے. بہت دفعہ یہ ٹلی اینڈ ہیئر وی آر. اچھا، ایک شکوے سے میں آغاز کرنا چاہوں گا کہ پتہ نہیں ہمارے نصیب میں رب نے کیوں ایسا لکھا ہے کہ ڈبیٹ میری ہوئی غالب کمال سے، تو غالب کمال صاحب نے چھوڑ ہی دیا ڈبیٹ کا رخ، اور وہ کراس ایگزامینیشن وغیرہ میں بھی سلائڈیں پڑھتے رہے. حارث سلطان سے ڈبیٹ ہوئی تو ایتھیسٹک مورالٹی پہ ڈبیٹ تھی. حارث سلطان نے ایتھیسٹک مورالٹی کو کنکلوڈ کر دیا ڈبیٹ کے شروع میں کہ نہیں یہ ایتھیسٹک مورالٹی تو ہوتی کوئی نہیں ہے. اس کے بعد ابھی محروب معیز سے ڈبیٹ ہوئی تو بات تھی سیکولر اسٹیٹ کی، وہ مڈ وے چینج کر کے پوسٹ سیکولرزم پہ چلے گئے. یہ مجھے، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، کوئی بتائیے گا کہ ہمارے نصیب میں ایسا کیوں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں سارے آپ جیسے لوگ ہی ملتے ہیں. جیسے ابھی آپ سے ڈبیٹ ہوئی تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، آپ پیسے لیتے ہیں اس کتاب کو پڑھانے کے، سیشنز کا آپ چارج کرتے ہیں، وچ از یور ایبسولوٹ رائٹ، میں اس سے ایگری کرتا ہوں. تو میں امید کر رہا تھا کہ کچھ ایوولوشن کی ہمیں کوئی انٹریکسیز آپ بتائیں گے، کوئی ٹیکنیکل ڈیٹیل بتائیں گے، کوئی مولیکولر لیول پہ جا کے آپ بتائیں گے اس کی فلسافیکل جسٹیفیکیشن دیں گے، سائنٹیفک جسٹیفیکیشن دیں گے. لیکن یہ سویپنگ سٹیٹمنٹس کہ آپ کیوں غلط سمجھتے ہیں، بندر کہاں سے آ گئے، یہ کیوں کیسے ہو گیا اور وہ کیسے ہو گیا. اور امیجن اگر ہم بریک ڈاؤن کریں تو زیادہ ٹائم آپ کا اس چیز پہ لگ گیا کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، ویئر ایز ہماری ڈبیٹ اسلام پہ ہے ہی نہیں. ہماری ڈبیٹ تو ایک لاجیکل ایکسپلینیشن پہ ہے کہ جو ایگزسٹنس ہے لائف کی، اسپیشیز کی، اس کے بہتر ایکسپلینیشن ایوولوشن میں ہے یا کریشن میں ہے. دیٹس بیسیکلی واٹ وی آر ہیئر فار. بہرحال اپنے اس نصیب کا ماتم کرتے ہوئے اب میں آگے بڑھنا چاہوں گا کہ واقعہ کیا ہے. اچھا، میں انٹروڈکشن کے طور پہ، علی میں آپ سلائڈ چینج کر رہا ہوں، اگر کہیں روکی تو کائنڈلی مجھے بتائیے گا. سردار صاحب آپ بھی جی چینج ہو گیا.
राजा साहब ठीक है, चेंज मेरा होगी। जो थैंक यू जी। मेरा जो स्ट्रक्चर है, मैं इंट्रोडक्शन में कुछ बातें कहना चाहूँगा, उसके बाद मैं इवोल्यूशन पे बात करूँगा जिसके 2 हिस्से होंगे। एक तो इसकी जो फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स हैं वो, और उसके बाद कुछ प्रिसाइज साइंटिफिक प्रॉब्लम्स इसके के वो क्या हैं, और उसके बाद फिर 1-2 क्वेश्चन क्रिएशन पे बात करके फिर 1-2 क्वेश्चंस, और कोशिश करूँगा कि 25 मिनट में सारा खत्म हो जाए। जहाँ तक इंट्रोडक्शन का ताल्लुक है, देखें, पहले मैं चाहता हूँ कि मैं अपना व्यू एक दफ़ा फिर क्लियर कर दूँ। मैं अपनी बहुत सी पॉडकास्ट्स में, बहुत सी इंटरव्यूज़ में बात कह चुका हूँ कि मैं इवोल्यूशन को कतई तौर पे गलत नहीं समझता। जो इसकी एडेप्टेशन है, जो इसकी इंट्रा स्पीशीज़ वेरिएशंस हैं, साइंटिफिकली स्पीकिंग वो ऑब्जर्वेबल हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई सेन माइंडेड आदमी उससे इख्तलाफ कर सकता है, सिवाय इस पार्ट के कि ये सारे का सारा इर्रेशनल, स्टोकेस्टिक, बाय चांस, एक्सीडेंटल प्रोसेस है। ऑब्वियसली उसकी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तो अगर हम साइंस की बात करते हैं तो फिर साइंटिफिक एविडेंस को ही हम सामने रखेंगे। चूंकि उसका है नहीं, इसलिए उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो मैक्रो इवोल्यूशन से है। ये जो स्पीसिएशन इस तरह से कि नोट के वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते, एंड दे कैन नॉट प्रोड्यूस, द एनिमल्स कैन नॉट प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आई मीन काइंड्स के जो बैरियर्स हैं, एक काइंड दूसरी काइंड में कन्वर्ट हो जाना, ऑब्वियसली नॉट ओवरनाइट, जो प्रिडिक्ट करती है थ्योरी के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम छोटे छोटे चेंजेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं कि एक नई काइंड वजूद में आ चुकी होती है। अगेन, नन ऑफ दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन, स्वाय असर्शंस के, देयरफॉर उससे मैं इख्तलाफ रखता हूँ। मेरा फोकस यहाँ पे रहेगा नियो डार्विनिज्म पे। पर्टिकुलरली मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी और जो एक्सप्लेनेशंस है वो थर्ड वे हो या कोई और हो। एंड रीजन इज सिंपल, नियो डार्विनिज्म, ये जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में मॉडर्न सिंथेसिस कहा जाता है, मेरा फोकस इस पे इसलिए है कि आमतौर पे हमारा जो देसी या पाकिस्तानी लोकल इंडियन के लोग भी उसमें शामिल कर लें कि जो एवोल्यूशन के हक में उनका एक प्राइम आर्गुमेंट होता है कि 98% साइंसदान इसको ठीक समझते हैं, आप इसे क्यों गलत समझते हैं। तो वो 98% असल में नियो डार्विनिज्म को ठीक समझ रहे होते हैं, ना वो थर्ड वे को, ना किसी और को। तो इसलिए मैं अपना फोकस इस पर रहूंगा, और फिर हमारी टेक्स्ट बुक बायोलॉजी बीसी पे बेस्ड है, देयरफॉर मेरा फोकस इस पे होगा। देन आई विल टॉक अबाउट द नेचर ऑफ इवोल्यूशनरी क्लेम, कि इसकी नेचर क्या है और इसमें क्या एक फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है, एंड देन कि वो क्लेम गलत क्यों है। सो पहला कि क्लेम की नेचर क्या है, और उसके बाद चले वो क्लेम तो है ही नकाइज से भरा हुआ, सही, लेकिन है तो उसमें फिर आगे साइंटिफिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो प्रूव क्यों नहीं होती, और उसके बाद फिर मैं क्रिएशन को एक्सप्लेन करूंगा थ्रू द सेम एविडेंस जो कि हम इवोल्यूशन में डिस्कस करते हैं, बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं, कि व्हाट इज द बेटर एक्सप्लेनेशन फॉर दोस थिंग्स, इज इट क्रिएशन और इज इट इवोल्यूशन। जो स्टैंडर्ड है मेरा, जो जिस पे मैं टेस्ट करना चाहूँगा अवैस इकबाल साहब को और इस थ्योरी को, वो है द फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। इसलिए कि साइंस में अगर आप किसी चीज़ को फॉल्सिफाई नहीं कर सकते हैं तो फिर कैसे पता चले कि वो साइंस है या नहीं है। एंड आई अंडरस्टैंड कि कुछ साइंसदान हैं वो इसे डिसएग्री करते हैं, लेकिन जो एक कंटेम्प्रेरी पैराडाइम है साइंस का, वो फॉल्सिफिकेशन टेस्ट को एक कॉर्नरस्टोन समझता है। तो जब भी हम इवोल्यूशन की बात करेंगे तो हम इसी मेयार को ही अप्लाई करेंगे। जब क्रिएशन की बात हो रही है तो मैं वैसे इकबाल साहब से मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि वो फॉल्सिफिकेशन टेस्ट पे जाएं, इसलिए कि वो साइंस नहीं है, बल्कि वो एक ईमान की बात है जिसके पीछे ऑब्जर्वेशन है, लेकिन उसे चूंकि साइंस के तौर पे प्रेजेंट नहीं किया जाता, तो इसलिए जो स्टैंडर्ड हमने साइंस के लिए रखा हुआ है वो हम उस पर नहीं रखेंगे, और मैं भी उसको यूज नहीं करूंगा। हम दोनों जो है उस पर इक्वल प्लेइंग फील्ड हमारी होगी। अवैस इकबाल साहब ने अलबत्ता नियो डार्विनिज्म को इसी टेस्ट पे ठीक साबित करना होगा उनको, फॉल्सिफिकेशन टेस्ट के, क्या ये फॉल्सिफाइबल इसके बिलीफ्स हैं, इसके क्लेम्स हैं या नहीं है। सो लेट्स मूव टू द नियो डार्विनिज्म। उसके जो पहला है, जो नेचर ऑफ क्लेम है, आई पॉजिट के इसका इस बेसिकली ये जो क्लेम है नियो डार्विनिज्म, ये जो इवोल्यूशन का, मैं जब इवोल्यूशन कहूंगा बाय दैट आई विल मीन नियो डार्विनिज्म, कि उसमें कोई एक्सक्लूसिव एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि जो बाकी तमाम एक्सप्लेनेशंस को एक्सक्लूड करता हो और इवोल्यूशन उससे ठीक साबित हो जाती हो। इनफैक्ट हमारे पास क्या है, और हमारे पास ये है कि बहुत सा डेटा है, बहुत सी इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर हमने एक इंटरप्रिटेशन अप्लाई की हुई है, पर उसके ऊपर कोई भी इंटरप्रिटेशन अप्लाई हो सकती है। विच इज़ द रीज़न आई से दैट जितने भी क्लेम्स हैं नियो डार्विनियन, वो सारे के सारे किसी न किसी और वजाहत आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, सच्ची कर सकते हैं, झूठी कुछ भी कर सकते हैं, पर इट इजंट समथिंग व्हिच इज डिजाइन्ड टू स्टॉप अदर थिंग्स, कि ये जनाब इवोल्यूशन ठीक साबित हो जाती है। व्हाई? वेल, जनरली स्पीकिंग इसलिए कि इट्स अ गेम ऑफ होमोलॉजी। गेम ऑफ होमोलॉजी का मतलब ये है कि जो हमें एनाटॉमिकल रिजेम्बलेंस नजर आती है, जो हमें जेनेटिक जो हमें नजर आती है, जेनेटिक मटेरियल में जो एक होमोलॉजी नजर आती है, जो हमें सिमिलैरिटी नजर आती है, उसको देख के फिर हम कहते हैं कि इवोल्यूशन, राइट।
Ultimately that's what it is. उसके अलावा evolution में बाकी जितने भी किस्से कहानियां ले लें वो एक और चीज़ है, but how do we know कि evolution हुई? जो आदमी उसको ठीक समझता है वो straight away आपको दो बातें बताएगा, look at the anatomical resemblance and look at the genetic similarity. That's about it. बाकी चीज़ें जो हैं वो इन्हीं के around built हुई हैं ना. ये एक ऐसा इंटरप्रिटेशन है जिसका कोई अपना मेरिट नहीं है. So why should it be there? So for example, मैं आपको सिर्फ अगर fossils की example दूँ, ये पहले भी मैं एक डिबेट में कोट कर चुका हूँ. स्टीवन जे गूल्ड जो कि एक evolutionary biologist हैं, paleoanthropologist हैं, he says, और ये evolution को ठीक समझते हैं, but this is what he has to say about fossils. The evolutionary trees that adorn our textbooks have data only at the tips and the nodes of their branches. The rest is inference, however reasonable, not the evidence of fossils. कि ये हमारी ये जो टेक्स्ट बुक है ना, बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं, हेगल्स फ्रॉड जो कुछ पता नहीं कुछ कितने दहाइयों तक हम पढ़ाते रहे, और उसकी एक ह्यूज लिस्ट है उन चीज़ों की जो एक्सपोज हो चुकी हैं. फ्रॉड सीधा सीधा जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, भले भले वो टिकटॉलिक हो या you name it. नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स मेरे जहन में आ रही है, लेकिन मैं टॉपिक से मैं हट जाऊंगा. कि नॉर्मली ये जो फॉसल्स वगैरह हम पढ़ाते हैं ये ठीक है, कुछ हमारे पास हैं चीज़ें, बट जनरली स्पीकिंग व्हाट वी आर सेइंग इज, और व्हाट ही इज सेइंग इन दिस केस इज कि ज़्यादा उसके पीछे जो वो इन्फ्लुएंस हैं, क्याफे हैं, अंदाजे हैं. पता नहीं goes on to say something even more interesting, और वो ये है कि most hominid, यहाँ पे हम मजमूई तौर पे एवोल्यूशन की बात करें, लेकिन मैं एग्जांपल होमिनिड से दे रहा हूँ. सो इन दिस केस होमिनिड में फिर हमारी सारी जो होमिनिन स्पीशीज है वो भी शामिल हो जाएंगी, और इससे जो प्रोसीड करती है वो भी हो जाएंगी. सो एस्ट्रोपैलेथिकस will be part of it, Homo erectus would be part of it, and everything in between. और ये कहते हैं कि most hominid fossils, even though they serve as a basis for endless speculation and elaborate storytelling, are fragments of jaws and scraps of skulls. कि ये जो हमारी है ना एलैबोरेट किस्म की स्टोरी टेलिंग शुरू हो जाती है, जैसे कि वो 6 मिलियन साल पहले फिर ये हड्डी चेंज हो गई और फिर ऐसे हुआ और फिर वैसे हुआ. somehow you try to trace that back to a single cell जिसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है. बहरहाल वो एक एंडलेस स्पेकुलेशन और एक एलैबोरेट स्टोरी टेलिंग तो है, लेकिन उसके पीछे हमारे पास कुछ टूटे हुए की खोपड़ियां, वो सीधा जबड़े हड्डियां, उसके अलावा कुछ भी नहीं है. बाकी जितना भी है हमने उसके ऊपर एक कहानी फिट की हुई है. सो लेट मी गिव यू अ लिटिल एग्जांपल हियर कि व्हाट डज ही मीन एंड सर्टेनली व्हाट आई मीन बाय दैट. सरदार साहब, मेरा लेजर नजर आ रहा है स्क्रीन पे आपको? जी. राइट. सो ये स्मिथसोनियन से मैंने पिक्चर ली है, ऑब्वियसली फॉर द क्रेडिबिलिटी कि ये किसी आईडी या किसी एवोल्यूशन के खिलाफ नहीं, बल्कि स्मिथसोनियन जो कि प्रोपोनेंट्स हैं, ये उनकी पिक्चर है. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस ग्रेट एप्स लाइन, कि यहाँ से फिर ये लाइन आगे जाती है, इवन दो ओरांगुटन्स वगैरह की तरफ जाती है, बट दैट्स मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं है इस वक्त. ये लाइन यहाँ से पहुँच के फिर गोरिल्ला वाली लाइन अलहदा हो जाती है, एक और लाइन अलहदा होती है जिसकी दो अलहदा से डाइवर्जेंस बन जाती हैं. एक चली जाती है चिंपैंजीज एंड बोनोबोस की तरफ, एक चली जाती है ह्यूमंस की तरफ. हाउ डू वी नो ऑल दिस? वेल, वी नो दिस इसलिए कि मोस्टली हमारे पास हड्डियां हैं, ढांचे हैं, फॉसिल्स हैं, एंड ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं बहुत पुराने ज़माने की, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल कि हमारे पास वो सारे एक लाइन में हों. बट देन द क्वेश्चन इज कि अगर एक लाइन में सारे नहीं हैं तो फिर वो जो इन्फ्लुएंस है उसके पीछे मेरिट क्या है कि ये इवोल्यूशन होगी. एनीवे, अब ये हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है, हम देख रहे हैं कि भाई ये बताया जा रहा है कि इसकी इवोल्यूशन हुई है, बट अल्टीमेटली ये सारा डेटा है. इसके अंदर इवन अगर आप जेनेटिक मटेरियल भी निकाल लें, व्हिच इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट बिकॉज डिके एंड जितनी हड्डियां पुरानी होंगी उतना मुश्किल होगा, लेकिन बहरहाल हमारे पास हड्डियां हैं. सो लेट्स मेक एन आर्गुमेंट ऑन दैट. अब इसकी क्या एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं? और एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि इस खुदा ने बनाया है, एक ज़माने में एक मखलूक बनाई, फिर उसको ख़त्म कर दिया, लेकिन उससे फिर मिलती जुलती थोड़ी सी बेहतर मखलूक बनाई, फिर उसको ख़त्म कर दिया, फिर उससे मिलती जुलती लेकिन थोड़ी सी बेहतर मखलूक बनाई, उसको ख़त्म कर दिया. किसी का ख्याल ये हो सकता है कि आई डोंट नो, एलियंस हो सकते हैं, शायद किसी और सियारे से घूमते घूमते इधर आए हुए हों, बोर हो रहे हों, यू नो, क्योंकि वो भी डेटा उनके पास पे वही है, तो उन्होंने बना लिया होगा. दैट्स अनदर थिंग. और शायद इवोल्यूशन हुई हो, राइट. अब ये मुख्तलिफ हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं. प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं कहूं कि इसको खुदा ने बनाया है, तो एक संजीदा साइंटिफिक बहस में इसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा. इसलिए नहीं किया जाएगा कि मैं डेटा के ऊपर अपनी एक थ्योरी अप्लाई कर रहा हूं. सो आई एम फिलिंग द गैप ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग विद ए सुपरनैचुरल एंटिटी, इन दिस केस गॉड. तो ये तो गॉड ऑफ गैप्स हो गया भाई, ये तो फिर ठीक नहीं है. तो गॉड को तो हम इस बहस से फिर निकाल देते हैं कि नो, इट कांट बी गॉड. ओके, डेटा वही है हमारे पास.
اب ہم نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے کہ ڈیٹا کے اوپر آپ نے جو کہانی فٹ کرنی ہے اس کو آپ نے انڈیپینڈنٹلی ثابت کرنا ہے. یعنی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے خدا ہے تو خدا کو آپ نے انڈیپینڈنٹلی ثابت کرنا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بس کہہ دیں خدا ہے، اس کو انڈیپینڈنٹلی ثابت کرنا ضروری ہے. جو ایلینز والی کہانی ہے ان پہ بھی ابھی آپ ایلینز کو ثابت کر دیں تو پھر اس پہ آتے ہیں. جب ایلین بھی ثابت نہیں ہے تو پھر یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ And now things get really interesting. اس لیے کہ سائنس میں جب آپ کسی ایک چیز پہ جو پاسبل کنٹینڈرز ہیں جب ان پہ ایک سٹینڈرڈ اپلائی کرتے ہیں تو پھر سبھی پہ کرتے ہیں، پھر کوئی اسپیشل سٹیٹس نہیں دیا جا سکتا. پھر آپ نے ایوولوشن کو بھی انڈیپینڈنٹلی ہی ثابت کرنا ہے. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ فاسلز ہیں دیر فور ایوولوشن ہوئی ہے، نہیں. پھر ایوولوشن کو آپ نے انڈیپینڈنٹلی ہی ثابت کرنا ہوگا. اور وہ میں چاہتا ہوں کہ اویس اقبال صاحب کریں اس کو اسی سائنٹیفک پرنسپل پہ، دا فالسیفیکیشن ٹیسٹ پہ، جس کا میں نے آگے ذکر کیا ہے. اگر آپ ریفیوز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایوولوشن ہی ہے، تو پھر سچویشن یہ والی بن جاتی ہے جو آپ کے سامنے ہے. اور وہ سچویشن ہے کہ ڈیٹا would explain the evolution and evolution would explain the data. ڈیٹا سے مراد میری یہاں پہ فوسل ہے، جینیٹک مٹیریل ہے، سارا کچھ ہے کہ جو ڈیٹا ہے وہ ایکسپلینیشن بن جائے گا ایوولوشن کی، اور ایوولوشن بن جائے گی ایکسپلینیشن ڈیٹا کی، جو کہ ایک کلاسک کیس ہے سرکولر ریزننگ کا کہ جس چیز کو آپ نے ثابت کرنا ہے اسی کو آپ نے دلیل بنا لیا. یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک فیلسی ہے. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ فوسلز دیر فور ایوولوشن، چونکہ ایوولوشن دیر فور فوسلز آر ایکسپلینڈ. نوپ. سیپریٹلی انڈیپینڈنٹلی، جیسے آپ نے خدا کو الگ سے ثابت کرنا ہے، جیسے آپ نے ایلینز کو، دیٹ از اف کوئی آدمی اس ویو سے آ رہا ہے، ایلینز کو علیحدہ سے ثابت کرنا ہے، پھر ایوولوشن کو بھی علیحدہ سے ثابت کرنا ہوگا. سو دا چیلنج میرا جو ہے اویس صاحب کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کو انڈیپینڈنٹلی کریں اور اس کو اگینسٹ فالسیفیکیشن ٹیسٹ کریں. اف یو کین ڈو دیٹ، sure we can have a good discussion. otherwise یہ پھر ایک مذہبی ہے، میرا اس پہ ایمان ہے and there is nothing else. وہ اس کو اپنا ایمان کہیں، کچھ بھی کہیں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. That's perfectly fine. لیکن اگر اس کو سائنس کہیں گے تو سائنس کے کچھ معیار ہیں، پھر ان کو وہ اپلائی کرنے ہوں گے اور اس کو ٹھیک ثابت کرنا ہوگا. یہ تو ہو گیا جو نیچر آف کلیم ہے کہ وداؤٹ اینی میرٹ ڈیٹا کے اوپر کہانی فٹ کر دی اور بس ایک دوسرے کا وہ دلیل بن گئے. That cannot work anymore. اب چلتے ہیں جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ یہ جو بھی ایوولوشنری کلیمز ہیں یہ غلط کیوں ہیں. اس کی بہت اس کی ڈفرنٹ ایونیوز ہیں جس سے آپ اس کو غلط ثابت کر سکتے ہیں. ایون ایوولوشنریز کہتے ہیں کہ وہ دیکھو بھائی ایوولوشن کو غلط ثابت کرنا ہے تو جو فاسلز کا جو ہمارے پاس وہ ہے، کسی بھی جاندار کو آپ آؤٹ آف اٹس پلیس اگر آپ ثابت کر دیتے ہیں تو تھیوری غلط ثابت ہو جائے گی. درجنوں ہو چکے ہیں، ٹکٹالک ہو چکی ہے، ارکیوٹرپس ہو چکا ہے، نمبر آف ادر، بٹ دے آر ناٹ ٹیکن سیریسلی، اس لیے کہ بہرحال ایک اسٹیبلشمنٹ ہے. جیسے اویس صاحب نے بھی آگے بتایا کہ ایوولوشن کو ایک فیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے. اٹس ویری انٹرسٹنگ. اگرچہ آگے ہماری بات ہوگی تو میں ان سے ضرور کروں گا کہ ہاؤ ڈو یو میک سینس کہ پروفیسر شیر علی صاحب کو مولوی کہہ رہے ہیں کہ ایوولوشن نہ پڑھاؤ. اگرچہ انہوں نے یہ نہیں کہا، یہ بھی انہوں نے مس لیڈ کیا، لیکن جب ہم آئیں گے کراس ایگزامینیشن پہ تو میں زیادہ تفصیل سے پوچھوں گا. بٹ لیٹس ٹیک دی آرگومنٹ فار منٹ کہ انہوں نے کہا کہ تم ایوولوشن نہیں پڑھا سکتے، جبکہ امریکہ میں کہتے ہیں کہ ایوولوشن کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا سکتے. تو صرف ان کی جلد کا رنگ سفید ہے اس لیے وہ ٹھیک ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی فلسافیکل بات بھی ہے کہ وہ ٹھیک ہیں اور مولوی حضرات غلط ہیں؟ اینی وے کیوں یہ غلط ہے؟ ویل 4 essential parts جو اور اسٹیپس کہ اگر کہیں پہ کوئی ایک ایسا ٹریٹ ہے جو کہ ڈیولپ ہوتا ہے، کوئی ایسی میوٹیشن ہوتی ہے جو کہ بینیفٹ کنفر کرتی ہے، تو اس کو پاپولیشن لیول پہ جانے کے لیے 4 مراحل سے گزرنا ہوتا ہے. Well, first of all, that a beneficial substitution in DNA letters must arise. So ہمارے جو A, T, C اور G ہیں، ان کے جو پھر ہر 4 میں سے 3 کے جو کوڈونز بنتے ہیں، ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی سبسٹیٹیوشن کہیں نہ کہیں ہو. اور وہ میوٹیشن جو ہے it must give rise to an alternative string، کہ اس سے پھر ایک نئی اسٹرنگ بھی وجود میں آئے اور پھر وہ جینیٹک ڈرفٹ سے بھی سروائیو کرے. اسٹڈیز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اپ ٹو 99% میوٹیشنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ جینیٹک ڈرفٹ کی نظر ہو جاتی ہیں، وہ آگے پہنچ ہی نہیں سکتی ہیں. بہرحال وہ بار بار ٹرائی کرنے کے بعد اگر پہنچ جائیں تو پھر اس کو پاپولیشن میں جینیٹک لیول پہ اسپریڈ ہونا ہوگا. دیٹ از ہاؤ اٹ بیکمز فکسڈ. یہ ہے بیسک انفارمیشن، 4 اسٹیپس جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. اور میں امید کر رہا تھا کہ اویس صاحب اس طرح کی باتیں سمجھائیں گے ہمیں، سوائے وہ سویپنگ اسٹیٹمنٹس کے کچھ آگے بھی جائیں گے وہ. اینی وے یہ 4 اسٹیپس ہم نے دیکھ لیے. اس کے بعد آگے ہیں ہمارے کے جو نیوکلیوٹائڈ میوٹیشن ریٹ انسانوں کا ہے، دیٹ از 1 in 10 or -8 which is roughly speaking تقریباً ہمارے
100 मिलियन लेटर्स पर जनरेशन से आप कह लें कि मैं तकरीबन एक म्यूटेशन ही बनती है। और जो माफ़ी चाहता हूँ, जो हमारा पॉपुलेशन साइज है दैट इज़ 10 टू द पावर ऑफ 4। 10 टू द पावर ऑफ 4 जो लोग साइंस का लिटरेचर आमतौर पे नहीं पढ़ते, नोटेशंस अगर मैं जल्दी से एक्सप्लेन करूँ, अगरचे वक्त मेरे पास बहुत कम रह गया है, कि जब बड़े फिगर्स होते हैं या बहुत छोटे फिगर्स भी होते हैं इसमें शामिल होते हैं, तो साइंटिफिक नोटेशंस इस्तेमाल की जाती हैं, विच इज़ टू से कि 10 टू द पावर ऑफ 4 का मतलब ये है कि आप 1 लिखें और उसके आगे आप 4 दफ़ा 0 लिखें। सो इन दिस केस दैट इज़ 10,000। ये जनरली एक्सेप्टेड है साइंस में, लेकिन फिर भी मैंने 2 रिसर्च पेपर्स के हवाले दे दिए, रिसर्च पब्लिकेशंस के सॉरी हवाले मैंने दे दिए हैं, कि जो हमें बताया जाता है कि 10,000 की इनिशियल पॉपुलेशन थी जहाँ से इंसान इवॉल्व हुए, ये मॉडर्न होमो सेपियंस हैं। नाउ ये 2 चीज़ें हमें समझ लगी, 4 स्टेप समझ लग गए और हमें ये पता चल गया कि फिर म्यूटेशन रेट कितना है और शुरू में वो पॉपुलेशन कितनी थी जिसमें ये म्यूटेशन रेट होना था। Now, evolution is actually up against the time. Why? मेरे साथ आपके सामने मैंने एक टेबल रखा है, उसका हवाला भी मैंने आपके सामने रखा है। Mendel's Accountant एक सॉफ्टवेयर है जो यूज करते हैं, इवोल्यूशनिस्ट भी करते हैं, क्रिएशनिस्ट भी करते हैं। दिस इज व्हाट दे टेल अस। नाउ इसका जो ये एक हिस्सा है, ये बीच में से मैं इसको इग्नोर करूंगा, ये वाला जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरे मतलब का नहीं है। इसमें जो फिटनेस इंक्रीज रेट है बेसिकली वो लिखे हुए हैं कि फिटनेस इंक्रीज रेट अगर किसी म्यूटेशन के 0.0001% हैं तो फिर उसकी फर्स्ट अपीयरेंस में कितना टाइम लगेगा, एवरेज टाइम उसका कितना होगा फॉर इट टू बिकम इफेक्टिव, यानी कि वो आने के बाद गायब ना हो जाए बल्कि इफेक्टिव भी हो, मीन के वो अगली जनरेशन में चली जाए और उसके बाद फिर वो पॉपुलेशन में स्प्रेड होना शुरू हो जाए और फिर पूरा टाइम कितना लगता है। ये ऑल द वे नीचे जाके जो 0.1% है दैट इज 10%। नाउ इट इज इनसेनली जनरस इन फेवर ऑफ इवोल्यूशन। वैसे कोई जो बेनिफिशियल जो फिटनेस रेट है या बेनिफिशियल वैल्यू है वो 10% हुआ नहीं करती है, लेकिन उसको फिर भी सहूलत दी गई कि ओके लेट्स डू दैट। तो जो नतीजे हैं उसके वो हैं कुछ इस तरह से कि जो पहला अकॉर्डिंग टू द सिमुलेशंस कि जो पहली इंस्टेंस है उसके अपेयर होने का उसमें 30 मिलियन साल, उसको अगली नस्ल में जाने तक 80 बिलियन साल, और उसको फिर पॉपुलेशन में फिक्स होने के लिए 7 लाख साल, मजमूई तौर पे ये 80.1 बिलियन साल बनते हैं। अगर उसके फिटनेस रेट इंक्रीज होता है बाय 0.001, इन दैट केस 30.5 मिलियन साल उसकी फर्स्ट अपीयरेंस में, उसको अगली नस्ल में जाने के लिए 959 मिलियन साल, उसके बाद 3,35,000 साल उसको फिक्स होने के लिए, मजमूई तौर पे 959 मिलियन साल। अगर वो 0.01 पे उसका जो फिटनेस रेट है अगर वो चला जाता है तो 27.7 मिलियन साल उसकी अपीयरेंस में, 273 मिलियन साल उसको आगे जाने में, 73,500 साल उसको फिक्स होने में, और 273 मिलियन साल मजमूई तौर पे उसकी फर्स्ट अपीयरेंस से उसकी फिक्सेशन तक का टाइम है। और अगर हम उसे इंसाइनली 10% पे ले जाते हैं तो फिर तकरीबन 28 मिलियन साल उसकी फर्स्ट अपीयरेंस में, 84 मिलियन साल उसके बाद में आ जाते हैं उसके अगली नस्ल में या अगली जो उसकी इनहेरिटेंट स्टेज में जाने में, 17,200 साल उसके बाद उसकी एम्प्लीफिकेशन, और मजमूई तौर पर 84 मिलियन साल। नाउ ये है डेटा जो कंफर्म करता है कि जितना टाइम बताया जाता है, जितना टाइम कि ये सिर्फ चिम्प्स और इंसानों की जो लाइन डाइवर्ज हुई हैं, इस टाइम में ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी जल्दी ये इवोल्यूशन हो सके। These are the technical questions जो हम पूछते हैं, जो हम जानना चाहते हैं, लेकिन इसके जवाब में तज़हीक है, मजाक है, ताना है, और पाकिस्तानी इवोल्यूशनिस्ट तो वो तो समझते हैं कि शायद जुगतबाजी से इवोल्यूशन को हमने ठीक साबित करना है। पॉसिबली दुनिया का ये वाहिद तबका है। बहरहाल मैं चाहूँगा कि इसको स्पेसिफिक इसी लेवल पे रिस्पॉन्स करें वैस इकबाल साहब और बताएं कि हाउ डज ही आंसर दिस। अच्छा, और ये बात आपको बता दूं कि सिर्फ 2 न्यूक्लियोटाइड्स पे मुश्तमिल स्ट्रिंग है, सिर्फ 2 न्यूक्लियोटाइड्स पे। इससे ज्यादा अगर करें तो फिर कहानी और चली जाती है। ये हम कायनात की एज से भी पीछे जा रहे हैं अगर ये सारा डार्विनियन क्लेम, डार्विनियन मॉडल को अप्लाई करें। दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन जेनेटिक्स, एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स डजंट वर्क इन फेवर ऑफ डार्विनिज्म, नॉट एनीमोर। और इसका कोई जवाब भी नहीं है, एटलीस्ट अभी तक नहीं है। अच्छा, ड्यूरेट और श्मिट ने एक थ्योरम क्रिएट किया। ये दोनों ही जो हैं ये इवोल्यूशनिस्ट हैं। इन्होंने जो थ्योरम क्रिएट किया है उसमें उन्होंने जमा तफरीक करके, ये उसका जो रिफाइंड वर्जन मैं आपके सामने वो रख रहा हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मेरे पास 4 मिनट रह गए हैं, अभी मेरे क्रिएशन पे भी जाना है। बहरहाल इस थ्योरम से जो उन्होंने गलत साबित करने की कोशिश की वेटिंग टाइम को, उन्होंने ये आगे अपनी तरफ से बताया जनाब कि मल्टीप्लाइंग दैट बाय 25 ईयर्स, जो थ्योरम मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि 25 ईयर्स इज टेकन एज द एवरेज जनरेशन टाइम, तो उसके बाद फिर 2 कोऑर्डिनेटेड म्यूटेशंस को लगते हैं 216 मिलियन साल। अब ऐसा आप कहाँ 6 मिलियन में आपने सारी इवोल्यूशन आपके साइंसदानों ने कर दी है, और कहाँ खुद जब उनको प्रेस किया जा रहा है तो मान रहे हैं कि सिर्फ 2 कोऑर्डिनेटेड म्यूटेशन में 216 मिलियन साल लगते हैं। That is science, and that is something we need
an answer for. लेकिन वो आंसर हमें इसलिए नहीं मिलेगा, और ये बात वो एक आपने जो अलूड किया ना कि तकरीबन कोई 3% 4% हमारा फ़र्क है, ये 2 कोऑर्डिनेटेड म्यूटेशन की बात हो रही है। हम चिंपैंजीज की जो आपने मिसाल दी ना कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तकरीबन अगर 4% को हम मान लेना कि फ़र्क है हम में और उनमें 4% को, वैसे उस पर कोई नहीं है कंसेंसस, लेकिन मान लेते हैं 4%, तो फिर भी ये 35 मिलियन सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स का फ़र्क बनता है। सिर्फ 2 का मतलब है 216 मिलियन साल। गुड लक विद दैट कैलकुलेशन सर। रिचर्ड लिविंगटन एवोल्यूशनिस्ट हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने कही। वो ये कहते हैं कि आवर विलिंगनेस टू एक्सेप्ट साइंटिफिक क्लेम्स दैट आर अगेंस्ट कॉमन सेंस इज द की टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियल स्ट्रगल बिटवीन साइंस एंड द सुपरनैचुरल। वी टेक द साइड ऑफ साइंस इन स्पाइट ऑफ पैटेंट absurdity of some of its constructs, in spite of its failure to fulfill many of its extravagant promises of health and life, in spite of the tolerance of scientific community for unsubstantiated just so stories, because we have a prior commitment to materialism. अगला पैराग्राफ मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे पास टाइम कम है। वो अपने मुंह से मान रहे हैं कि हम जितनी भी बेवकूफाना कहानियां बताते हैं नहीं साबित कर सकते उनको, लेकिन that is how it goes. जस्ट सो absurd, पैटर्न absurdity वाली कहानियां जो कोई 2-4 मैंने भी आपके सामने भी रखी हैं, अंदर से यही है कि बस हमारी एक मटेरियलिज्म की चूंकि कमिटमेंट है। ये सियासत है, ये साइंस नहीं है, इट्स पॉलिटिक्स, इट्स नॉट साइंस। तो साइंस को यूज कर रहे हैं मटेरियलिज्म के लिए। नाउ मैं क्रिएशन, मेरे पास बिल्कुल 1-2 मिनट रह गए हैं। अवैस साहब, सरदार साहब ऑलरेडी, अगर मुझे 1 मिनट ऊपर लग जाते हैं तो इजाजत होगी मुझे? जी बिल्कुल, हमारा ये डिसाइड हुआ था कि अगर कोई 2-4 मिनट ज्यादा लगते हैं तो आप बिल्कुल आप ले सकते हैं। जी आप वक्त ज्यादा ले सकते हैं, 2-3 मिनट। जी शुक्रिया। अच्छा जी, क्रिएशन और ब्लाइंड प्रोसेस, मैं आपके सामने सवाल रखना चाहता हूँ। नोट कमिंग टू एनी रिलीजियस मॉडल, वो हमारी डिबेट का स्कोप नहीं है। डीएनए टू प्रोटीन, वर्किंग मशीनरी एंड डीएनए ए कंटिंजेंट बीन। नाउ ये आप मेरे सामने ये ड्यूक यूनिवर्सिटी से ली गई पिक्चर है। अगेन इट्स नॉट टेकन फ्रॉम सम चर्च और मॉस्क। ये हमारे सेल के अंदर का हाल है। सो वी हैव साइटोप्लाज्म एंड वी हैव द न्यूक्लियस। यहाँ से डीएनए से प्रोटीन तक का सफर है कि डीएनए इंफॉर्मेशन ट्रांसक्राइब करता है आरएनए में, आरएनए उसको लेके जाता है। मैं बड़ा ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ वक्त की किल्लत की वजह से, कि वो उसको फिर साइटोप्लाज्म में लेके जाता है जहाँ पे राइबोसोम होता है, और वो उन इंस्ट्रक्शंस को जो उसको डीएनए से मिली हुई होती हैं उनसे वो नए प्रोटीन्स बनते हैं राइबोसोम में। और प्रोटीन्स हर नई जिंदगी, हर नए ब्लॉक के लिए जो कि अलाइव है उसके लिए एसेंशियल होते हैं। वो प्रिसाइसली बताता है कि कौन कौन से प्रोटीन्स कैसे बनने हैं, और ये इंफॉर्मेशन डीएनए से आती है। डीएनए किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा हुआ होता। डीएनए के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि कौन सा कोड किस प्रोटीन के लिए चाहिए होता है, या किस कोड से कौन से प्रोटीन्स बनते हैं। डीएनए डजंट नो दैट, बट समहाउ यू लाइक अस टू बिलीव कि ये सारे का सारा इरेशनल होता है, इसके पीछे कोई डिवाइन माइंड नहीं है, इसके पीछे कोई इंटेलिजेंस नहीं है। बट समहाउ वो प्रोटीन्स जैसे अवैस साहब खुद बने हुए हैं, उसके पीछे एक कोड है, और वो कोड डीएनए से आरएनए में जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम में जाता है। वो प्रोटीन्स उन इंस्ट्रक्शंस पे बनते हैं। बट समहाउ आवर इवोल्यूशनिस्ट थिंक कि सारे का सारा एक्सीडेंटल है। इफ यू थिंक दैट इज एक्सीडेंटल, श्योर यू हैव टू प्रूव दैट। साइंटिफिकली स्पीकिंग आपने उसको प्रूव करना होगा, और उसी स्टैंडर्ड पे करना होगा जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, देन देयर इज अ कंटिंजेंसी आर्गुमेंट दैट कम्स हियर। ये मैंने आपके सामने ये जो अमेरिकन जीनोम उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जीनोम की, उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट रियासत की, मैंने उससे एक एक्सर्प्ट लिया है कि द सीक्वेंस ATC GTT might instruct for blue eyes while ATC GCT might instruct for brown। यानी कि 2 ये कोडोन्स हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं हमारे ATCG से, जो कि हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, कि अगर बनता है ATC GTT तो उसका जो फिनोटिपिक इफेक्ट है इट माइट बी वो होगा ब्लू आइज। प्रॉब्लम नाउ इज कि ATC GTT कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, ये कंटिंजेंट बीन है, दे आर इनडिफरेंट कि उसका क्या फर्क पड़ता है। दे डोंट नो दैट, क्योंकि जो कंटिंजेंट चीज होती ही वो है, उसमें 2 खूबियां होनी चाहिए मस्ट। नंबर 1 ये कि वो किसी और चीज पे डिपेंडेंट हो, जो कि ये कोड्स हैं, ये एक बॉडी के अंदर कहाँ होंगे तो काम करेंगे, डिपेंड करते हैं ये उस पे। नंबर 2 ये कि उनके पास अपने वजूद या अपने फंक्शन की कोई एक्सप्लेनेशन ना हो। किसी भी न्यूक्लियोटाइड, किसी भी कोडोन के पास ये एक्सप्लेनेशन नहीं है कि अगर इन कोड्स की ये जीनोटिपिक अरेंजमेंट होगी तो उसका फिनोटिपिक इफेक्ट ये होगा कि आंख नीले रंग की होगी। दे हैव नो एक्सप्लेनेशन, नेवरदलेस दे वर्क एक्यूरेटली।
تو اگر ان کے پاس اپنی ایکسپلینیشن نہیں ہے تو یہ ایکسپلینیشن کہیں اور سے ملے گی، ان میں تو نہیں ہے. اینڈ دیٹ از ناٹ جسٹ نیچر، کیونکہ اگر وہ نیچر ہے تو پھر آپ نے نیچر کو خدا کے مقابلے میں خدا کے الٹرنیٹیو کے طور پہ آپ نے ایک چیز مان لیا. سو واٹ وی آر سیئنگ از ATCG جسٹ چینج ون لیٹر اور آنکھ جو ہوتی ہے وہ براؤن ہو جاتی ہے. اینڈ اگین اس لیٹر کے چینج سے آنکھ بلو سے براؤن کیوں ہو جائے گی، اس کوڈ کے پاس اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. اس نے یہ خود طے نہیں کیا ہے کہ اس جینوٹائپک کمبینیشن میں یہ چینج آئے گا تو اس کا فینوٹائپک افیکٹ پھر یہ ہوگا. They did not decide that. Who did? Not you. I didn't. Therefore, summary میری ساری بات کی یہ ہے کہ ایوولوشن کے پاس کوئی ایکسکلوسیو ایویڈنس نہیں ہے، اور یہ ان لوگوں کی طرف سے پیڈل کیا جا رہا ہے جس کو لیونٹن نے ڈسکرائب کیا، وہ جو جسٹ سو اسٹوریز اینڈ پیٹرن ابسرڈٹی والی بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. It cannot explain design-like performance of cell and other organisms as an irrational process. اگر یہ irrational ہے تو یہ پھر اتنی زبردست قسم کی جو مشینری چل رہی ہے سیل کے اندر، یہ جو میں نے سمپل بتا دیا نا کہ ڈی این اے اور آر این اے اور سائٹوپلازم اور یہ وہ پورے کے پورے اندر روبوٹس ہیں جو کہ سسٹمز کو کیری کرتے ہیں. ایک پورا جہاں ہے سیل کے اندر، پوری ایک دنیا آباد ہوتی ہے، اینڈ اس دنیا کے پاس اپنے وجود کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. اینڈ یو تھنک کہ سم ہاؤ یہ نیچرل ایکسیڈنٹ ہوئے جا رہے ہیں، اینڈ دیٹ گیوز رائز ٹو سچ اے perfect beauty. That's science, apparently. And creation makes perfect sense as we observe what cannot be explained by naturalistic views. Iski examples maine bhi di hain. And the organs have no explanation as to their existence or functions. Hum bhi nahi bana sakte, organs bhi khud ko nahi bana sakte. Nature creative force ہے ہی نہیں. دنیا کا جس ایوولوشنسٹ کو الف بھی پتا ہے ایوولوشنسٹ کی، وہ اس کو بھی یہ بات پتا ہے کہ نیچر بذات خود کریٹو فورس نہیں ہے. Then there is only one explanation left, and that is that the creation makes sense, not this irrational, accident-based, random, stochastic with no telos process. I rest my case for now. बहुत शुक्रिया आपका. जी, बहुत शुक्रिया राजा साहब. माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज से राजा साहब ने अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम किया और बड़े मुफस्सल तरीके से अपने गुफ्तगू को विद डॉक्यूमेंट्स विद प्रूफ पब्लिक के सामने पेश किया, और अवैस भाई ने भी अपनी बात रख ली. तो नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि हमारी जो आज की सिटिंग थी, इस सिटिंग के अंदर डिसाइड यही हुआ था कि आज मेन आर्गुमेंट्स रखे जाएंगे, क्योंकि और उसके बाद नेक्स्ट वीक मैं माफी चाहता हूं सर, मैं माफी चाहता हूं, मैं अगर इसको अब जल्दी रैप अप कर सकें, इसलिए कि अवैस साहब से जो बात हमारी हुई थी, इनकी कमिटमेंट है, इसके फौरन बाद जी बिल्कुल सर, मैं 8 मिनट ऊपर जा चुके हैं. जी बिल्कुल जी जी, मेरी स्क्रीन राजा साहब स्क्रीन शेयर कर दीजिए.